हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लिविंग। इसके हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स। ये है बायोलॉजी की क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का पहला टॉपिक। इसको मैंने बहुत अच्छे से 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। उसका एक पार्ट फर्स्ट बना है, एक पार्ट सेकंड बनाया है। ये क्या है, ये नीट के और एम्स के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो शॉर्ट नोट्स हैं, जिससे हमको बहुत इजी वे के अंदर हम क्लियर कर सकते हैं नीट और एम्स के जो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये वो नोट्स हैं। ठीक है। और जो पहले नोट्स थे जो मैंने दिए थे वो थे जो बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स होते हैं वो। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी मीनिंग हमको पहले जानना ज़रूरी है। इसके पहले हम पढ़ें इन वीवो। ये वर्ड बहुत बार आता है। इन वीवो का मतलब होता है वर्क डन विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी सेल रिएक्शंस होंगी वो होगी इन वीवो। और उसके बाद में जो इन विट्रो, यानी कि जो भी रिएक्शंस हम बॉडी के बाहर यानी आउटसाइड बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर जो हम करेंगे, जैसे कोई भी एक टेस्ट ट्यूब हो गया उसके अंदर हम करेंगे, या किसी प्लेट के अंदर करेंगे, वॉच ग्लास के अंदर जो हम करेंगे, वो सारी किस्में आएगी इन विट्रो के अंदर में। ठीक है। और 2 टर्म्स आएंगी म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि बोथ कैन ओकर एट द सेम टाइम। ऐसे इवेंट्स या ऐसी 2 कंडीशंस जो एक ही टाइम पर हो सकती हैं वो क्या होगी, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इसका जस्ट अपोजिट होगा, बोथ कांट ओकर एट द सेम टाइम, यानी कि जो 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती वो होंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देन अब पहला टॉपिक है ग्रोथ। तो हम क्या वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं जो हम मानते हैं कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है ऑर्गेनिजम्स की, और हम ये देखेंगे कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। तो ग्रोथ क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू विच इट इंक्रीजेस मास एंड नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडीज। यानी एक हम ये मान सकते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि बॉडी के अंदर होने वाली प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर या तो नंबर में इंक्रीज होगा या मास में इंक्रीज होगा, 2 ही चीज़ में इंक्रीज होगा। अब ग्रोथ भी 2 तरीके की होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिमिटेड और अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो होती है प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या होता है कि थ्रू आउट लाइफ उनमें ग्रोथ होती है, और एनिमल्स में क्या होता है कि एक टाइम लिमिट तक ही ग्रोथ होती है। जैसे प्यूबर्टी के बाद में थोड़ा सा हम ग्रो करते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर हमारी ग्रोथ कम हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर हमारी कुछ सेल्स हैं जो ख़राब हो गई हैं तो उनको डैमेज सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट और ग्रोथ के टाइप्स देखेंगे। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो ग्रोथ है वो लिविंग में होगी, यानी कि अगर हम एक बार बड़े हो गए तो दोबारा छोटे नहीं हो सकते। लेकिन रिवर्सिबल ग्रोथ है वो नॉन लिविंग के अंदर होगी। अब नॉन लिविंग में कैसे होगी, जैसे एक टीला है, सैंड का टीला है मिट्टी का, अगर वो मतलब उसमें सैंड आई हवा से आके आके वो टीला बहुत बड़ा हो गया, लेकिन दोबारा दूसरी तरफ की हवा चलेगी तो वो वापस छोटा हो जाएगा, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वो रिवर्सिबल होती है। ग्रोथ फिर 2 तरीके में डिवाइड है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो वो कहलाएगी इंट्रिंसिक ग्रोथ, और वो होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। और अगर आउटर ग्रोथ हो रही है ना, सरफेस पे ग्रोथ होती है, जैसे अभी हमने मिट्टी के टीले की बात करी तो उस पर सरफेस पे ग्रोथ हुई है, आउटर ग्रोथ हुई है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हुई है, तो वो क्या होगी, वो ग्रोथ होगी नॉन लिविंग के अंदर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं एनसीईआरटी की बुक में से वो देखते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। ये ऐसे कह रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है उसके अंदर क्या एक सेल से दूसरी सेल में डिवाइड होगी, यानी नंबर में भी इंक्रीज होगा, एंड देन तो नंबर में इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, ग्रोथ हो रही है, और वो साथ में रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम टाइम पे होगी। In multicellular higher organisms, growth and reproduction are linked but are mutually extrinsic events. इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर ये एक टाइम पे ओकर नहीं होते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बट वो आपस में लिंक होते हैं। To maintain original size, shape, structure of a body, new cells are formed by division. लेकिन हमने जैसे कि पढ़ा एनिमल्स में लिमिटेड ग्रोथ होती है, लेकिन अगर कोई सेल डैमेज है और बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसकी जो स्ट्रक्चर है, शेप है, साइज को मेंटेन करने के लिए नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन से।
ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो है रिप्रोडक्शन। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ किसकी, नॉन लिविंग की भी होती है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। तो रिप्रोडक्शन इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड बाय द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी एक मतलब सेम इंडिविजुअल से उनके जैसे सेम या थोड़े से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन होना, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन भी दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। आइदर नो फॉर्मेशन और नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और एनी अनस्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ए सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल में क्या होगा, या तो फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और अगर फॉर्मेशन होता है तो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, और इसके अंदर या तो इंडिविजुअल को स्पेशलाइज पार्ट हो या अनस्पेशलाइज पार्ट हो, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म का या न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ही पेरेंट होता है इसमें। लेकिन सेक्सुअल में टू पेरेंट्स होते हैं, दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं, सेम स्पीशीज होती है, और इसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा, फ्यूजन भी होगा, और गैमेट फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट। ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि भाई किस किस ऑर्गेनिज्म में किस किस तरीके का जो है रिप्रोडक्शन का टाइप होगा। जैसे अमीबा, एल्गी, बैक्टीरिया, इनमें फिजन होगा। इस फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट की बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करने के लिए, वो टूट जाती है या बिखर जाती है। ईस्ट और हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, ईस्ट हाइड्रा में बर्डिंग होती है। बर्डिंग क्या होती है, एक आउटग्रोथ, जैसे फुंसी फोड़ होता है ना, ऐसे एक आउटग्रोथ हो जाती है बॉडी पे। वो आउटग्रोथ धीरे 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 बड़ी होती है, और फिर बाद में जब बहुत बड़ी हो जाती है तो बॉडी से डिटैच हो जाती है, यानी अलग हो जाती है, एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेशन पहले देखते हैं किसमें होता है, फिलामेंटस एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में एक प्रोटोनिमा नाम की स्टेज आती है मोसस के अंदर, उसमें होता है, और फंगस में होता है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की वो टूट जाती है, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर में, उनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में बॉडी टूट जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म का या नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। अब प्लेनेरिया की बात करते हैं। प्लेनेरिया जो होता है उसमें होता है ट्रू रीजनरेशन। प्लेनेरिया कहते हैं फ्लैटवर्म्स को। तो इसके अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि रीजनरेट करता है, यानी कि अगर प्लेनेरिया को अपन बहुत सारे पीसेस में काट देंगे तो उसका हर एक पीस एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। जो लास्ट पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है या तो उसको हम लेंथ वाइज भी काट सकते हैं, ट्रांसवर्स भी पोजिशन में काट सकते हैं, लेकिन उसमें रीजनरेशन होगा। लेकिन रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि म्यूल्स या इनफर्टाइल ह्यूमन के मान लो, या कोई सा भी कपल हो इनफर्टाइल, या इनफर्टाइल जो वर्कर बीज होती हैं तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, तो इसलिए इसको भी हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। तो नेक्स्ट जो है वो है मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को पहले पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि केमिकल्स की जो बात की है वो कौन से केमिकल्स हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है मोस्टली इन केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कार्बन की जो मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 19.4%, यानी मोस्टली, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, और ऑर्गेनिक मैटर किससे होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से, तो ऑब्वियसली कार्बन और हाइड्रोजन हो गए इसमें। ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स के होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो इन केमिकल्स से रिएक्ट करके बनते हैं और इन्हीं में टूट जाते हैं, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स से मोस्टली यही होते हैं। देन मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देखते हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। नाउ मेटाबॉलिज्म भी दो तरीके के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या केमिकल्स मान लो या कुछ भी, उनसे बड़े मैक्रोमोलिक्यूल का या बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, अभी जो हमने बायोमोलिक्यूल पढ़े उनका। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, वो जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं। एज फॉर एग्जांपल एनाबॉलिज्म में जैसे अमीनो एसिड्स हैं, उनकी एक चेन बनती है और उससे प्रोटीन बनता है। जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर में क्या होता है कि सुक्रोज कह लें या शुगर कह लें या कुछ भी कह लें, ग्लूकोज कह लें, वो किस में टूटता है, H2O, CO2 और ATP के अंदर, यानी इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दीज रिएक्शंस अकरिंग आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। अब ये यूँ कहना चाह रहा है कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर होगी ना तभी ये मेटाबॉलिज्म कहलाएगी। अब जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम रिएक्शंस करते हैं, लेकिन वो रिएक्शंस जो होंगी वो मेटाबॉलिज्म में काउंट नहीं होगी, लेकिन उन्हें लिविंग रिएक्शंस कहा जाएगा।
वो जिसमें हो रही है आउटसाइड द बॉडी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, लेकिन रिएक्शन जो है वो लिविंग रिएक्शन कहलाएगी। अब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मेटाबॉलिज्म भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस कर रही है, नॉन लिविंग में नहीं कर रही है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से सेल जो हैं वो ऑर्गेनाइज हुई हैं, अरेंज हुई हैं एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। तो क्या होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो ये भी है, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि नॉन लिविंग के अंदर इस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता है। अगली हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शियसनेस। ये मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसमें कॉन्शियसनेस क्या होता है, उसके लिए पहले हमें दो टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है हमारे जो भी सराउंडिंग है उसमें किसी तरीके का कोई चेंज होगा तो स्टिमुलस, और उसके अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो उसका रेस्पॉन्स होगा। इसको हम सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। तो यही जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है वही कॉन्शियसनेस कहलाती है। अब स्टिमुलस हमारा फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है सीजनल ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, वो उस तरीके के ब्रीडर्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, इंडिविजुअल्स को एक स्पेसिफिक सीजन में, स्पेसिफिक टाइम पे। और वो क्यों होता है, वो जो प्रोसेस है वो है फोटो पीरियडिज्म, यानी कि जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो लेंथ यानी डे के अकॉर्डिंग या किसी गर्मी में या कोई ठंड में ब्रीड करेगा, अपना रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है वो शो करेगा। ये प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सीजनल ब्रीडर्स की प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। तो इसका मतलब हमें किस तरीके का एक स्टिमुलस मिल रहा है और वो स्टिमुलस के अगेंस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो स्टिमुलस क्या है, लाइट, और रेस्पॉन्स क्या है उसका, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करना, उसका रेस्पॉन्स हो गया। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, टच मी नोट होता है, बहुत तरीके की, जैसे आपके कोई पेन चुभाएगा आप रेस्पॉन्ड करेंगे, तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड करते हैं। नाउ सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्शियस जो होते हैं यानी कि खुद के लिए अवेयर, जैसे हम और कोई एनिमल पढ़ाई नहीं करते, हम पढ़ाई करते हैं, अपनी सोसाइटी होती है उसको मेंटेन करते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होते हैं, सेल्फहुड होती है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, फीलिंग्स, इमोशंस हर तरीके के, तो ये किसके अंदर होते हैं, ये हम ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। अपने बारे में सोचते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, पैसा हम लोग ही कमाते हैं और ऑर्गेनिजम्स नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग जो होता है वो खुद के लिए अवेयर होता है, सेल्फ कॉन्शियस होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे कि विच ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ कॉन्शियस, तो उसका आंसर है ह्यूमन। ठीक है। अब क्या होता है, जितनी भी इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी चीज़ें होती है वो सब इंटरैक्शंस की वजह से होती हैं। तो जो इसमें क्या होता है कि सेल्स जो होती हैं वो इंटरैक्ट करती हैं, और टिश्यू एक अपना अलग बिहेवियर शो करता है, फिर टिश्यूज़ अलग अलग तरीके के इंटरैक्ट करते हैं, एंड देन ऑर्गन्स जो होते हैं वो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस तरीके से पूरा ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ऑर्गन सिस्टम के इंटरैक्शन से मिलकर बना हुआ होता है। सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, इवॉल्व करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। सभी मतलब कुछ कुछ इनफर्टाइल होते हैं, मतलब मोस्टली जो होते हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं ताकि वो इस दुनिया में रह सकें। ठीक है, ताकि उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म ना हो जाए, और रेस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में। तो चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पास्ट के हों, प्रेजेंट के हों या आने वाले फ्यूचर के हों, सब आपस में लिंक होते हैं। हर तरीके का ऑर्गेनिज्म लिंक होगा। उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी आरएनए या डीएनए होगा, यानी न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, बट उनका थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से वो अलग अलग होते हैं, बाकी सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो हमको क्या मालूम पड़ता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन जो उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको मैंने और अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स के लिए या जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये टॉपिक और डिटेल में पढ़ना है तो
तो आप मेरी दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और वीडियो के एंड में भी, एंड स्क्रीन पर डाल दूंगी। और साथ में अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पर अपने जो क्वेश्चन है वो पुटअप करें, कॉमेंट करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा कंटेंट आपको और भी मिले, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप नोटिफाई हो सकें। थैंक यू सो मच।